बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 19 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की, जहां से अब से कुछ देर कबल एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर ये सामने आई कि यूक्रेन ने अटैकम्स चला दिए हैं। यूक्रेन ने हमला कर दिया है रशिया के ऊपर आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करते हुए, जिसकी इजाज़त कल ही मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को अपना ये मिसाइल डीप इनसाइड रशिया इस्तेमाल करने की इजाज़त जो बाइडन ने जाते जाते दी थी। तो फिर इंतज़ार किस बात का। यूक्रेन ने आज इस जंग के 1000 दिन मुकम्मल होने पर ये हमला रशिया के ऊपर कर दिया है। अब पूरी दुनिया की नज़रें और स्पेशली यूरोप की नज़रें क्रेमलिन के ऊपर हैं कि क्रेमलिन का रद्द अमल क्या होगा, जिसने गुज़िश्ता रोज़ ही क्रेमलिन के तर्जमान ने वार्न किया कि इस तरह के इजाज़त या फिर इस तरह के हमले की सूरत में न्यूक्लियर रिएक्शन रशिया के सामने आएगा। और व्लादिमीर पुतिन ने भी इसी तरह की स्टेटमेंट जारी की थी 1-2 महीने कबल कि हमारी जानिब से न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे अगर यूक्रेन को ये इजाज़त दी गई या फिर ये हमला यूक्रेन ने रशिया के ऊपर किया। तो अब पूरे यूरोप की नज़रें ना सिर्फ क्रेमलिन के ऊपर हैं, बल्कि एक नेटो मुल्क ने तो यूरोपियन कंट्रीज़ को, नेटो ममालिक को ये भी मशवरा दिया कि अपनी फौजें हमें तैयार रखनी चाहिए इन एनी केस। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लेकिन उससे कबल मैं आपको बता दूं कि 1000 दिन आज मुकम्मल हो गया रूस और यूक्रेन जंग का। तो यूक्रेन के सदर बहुत ज़्यादा मसरूफ नजर आए। पहले तो उन्होंने ये वीडियो जारी की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फ्रंट लाइन्स का उन्होंने दौरा किया और अपने फौजियों का उन्होंने हौसला बढ़ाया। कहाँ पर थे? पेक्रोवस्क के अंदर मौजूद थे। अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, पेक्रोवस्क में आपको बता दूं कि फ्रंट लाइन्स है। यहाँ पर रशिया की फौजें बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं और पेक्रोवस्क का जो इलाका है ये अगर रशिया ने कंट्रोल कर लिया तो फिर डोनेट्स्क रीजन और लुहांस्क रीजन यानी कि डॉनबास रीजन मुकम्मल तौर पर रशिया कंट्रोल कर लेगा। और आजकल रशिया का जो फोकस है वो पेक्रोवस्क की जानिब है। और इस वक्त के अंदर फ्रंट लाइन्स पर 1000 दिन मुकम्मल होने पर यूक्रेन के सदर ने सोचा कि सबसे अच्छा दौरा जो है वो पेक्रोवस्क का ही होगा, जहां पर जाकर मैं अपने फौजियों का हौसला बढ़ाता हूं। इसके बाद कुछ मजीद दौरे भी रिपोर्ट हुए यूक्रेन के सदर के। मैं लंबी चौड़ी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। फिर अपनी पार्लिमान से खिताब किया। यूक्रेन के सदर ने 1000 दिन मुकम्मल होने पर पार्लिमान से 1 घंटे से भी ज्यादा तवील खिताब किया। बहुत इंपॉर्टेंट खिताब था जिसमें बैकग्राउंड खींचा यूक्रेन के सदर ने कि हमने इस 1000 दिन के दौरान क्या क्या फेस किया, किस तरह की ब्रुटैलिटी, किस तरह का टेररिज्म। फिर अपने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि अभी पिक्चर बाकी है। यूक्रेन किसी के भी पीस फॉर्मूले पर बातचीत की टेबल पर नहीं बैठेगा सिवाय अपने विक्ट्री प्लान के, जो यूक्रेन के सदर का 12 नुकाती विक्ट्री प्लान है। यूक्रेन के सदर ने कहा कि उसके अलावा कोई ट्रंप शरम का जो पीस प्लान है वो यूक्रेन को मंजूर नहीं है और ना ही कोई हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती करके इस तरह का कोई मंसूबा हमारे ऊपर थोप सकता है। फिर यूक्रेन के सदर ने कहा कि डिसाइसिव डेज का आगाज हो गया है, बल्कि डिसाइसिव मूवमेंट्स का आगाज हो गया है। ये फैसला कुन मरहला है, ये फैसला कुन लम्हात हैं यूक्रेन जंग को लेकर। तो ना सिर्फ हमारे फौजियों को बल्कि पूरे के पूरे यूरोप को और यूक्रेन के अवाम को तैयार रहना चाहिए। अब ये पार्लिमान से जो यूक्रेन के सदर का खिताब था, इससे ये तो वादे हो गया कि यूक्रेन के सदर कोई फैसला कुन हमला रशिया के ऊपर करने वाले हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अब गुज़िश्ता रोज़ ये रिपोर्ट सामने आई कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने जाते जाते, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रहे थे कि पीसफुल ट्रांजिशन हमने करनी है इक़्तिदार की और डोनाल्ड ट्रंप को हम पीसफुली इक़्तिदार सौंप कर जा रहे हैं। यही बात जो बाइडन ने भी की थी, यही बात कमला हैरिस ने भी की जो शिकस्त खा गई थी सदारती इंतखाबात के अंदर। तो ये वो पीसफुल ट्रांजिशन है कि जाते जाते जितना गंद अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन फैला सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर और जितनी गंदी हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप को सौंप सकते हैं, उतने गंदे हालात सौंप कर जाने की कोशिश जो बाइडन ने की। और जाते जाते यूक्रेन को अटैक में इस्तेमाल करने का जो इजाजत है वो जो बाइडन की जानिब से दे दी गई। अब ये जो खबर सामने आई या ये जो रिपोर्ट सामने आई, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि क्रेमलिन के तर्जमान की जानिब से सेम वही वार्निंग क्रेमलिन के तर्जमान ने रिपीट की जो कि रशिया के सदर ने सितंबर में 25 सितंबर को रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की एक ऑन कैमरा स्टेटमेंट सामने आई थी। ये स्टेटमेंट बहुत शॉर्ट सी स्टेटमेंट है, लेकिन इस वक्त के अंदर ये स्टेटमेंट सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लिप सुन लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। In the updated version of the document,
Aggression against Russia by any non-nuclear state, but with the support of a nuclear state, is proposed to be considered as their joint attack on Russia. Russia will also consider the possibility of using nuclear weapons when receiving reliable information about a massive launch of means of aerospace attack and their crossing of our state border. This includes strategic and tactical aircraft, as well as cruise missiles and drones, hypersonic and other delivery vehicles. Russia reserves the right to use nuclear weapons in case of aggression, including if the enemy, using conventional weapons, poses a critical threat. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने 25 सितंबर 2024 को अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के अंदर तब्दीली बताते हुए ये कहा था कि पहले तो हमारे जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो इस सूरत में चलना थे कि अगर कोई जोहरी मुल्क रशिया के ऊपर हमला करेगा या फिर रशिया को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट महसूस होगा तो हम अपने जोहरी हथियार चला देंगे। लेकिन अब जो रशिया है उसने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के अंदर तब्दीली करते हुए ये अनाउंस किया था कि अगर कोई नॉन न्यूक्लियर कंट्री, जैसे यूक्रेन है वो एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री है, अगर वो भी रशिया के ऊपर हमला करता है, अगर कोई न्यूक्लियर कंट्री उसकी मदद कर रहा है, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, जो न्यूक्लियर कंट्रीज यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, तो अगर यूक्रेन एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री भी रशिया के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल चलाता है, ड्रोन्स चलाता है, लेकिन बल्क में चलाता है, मैसिव हमला करता है, रशिया के सदर ने कहा था, तो इस सूरत में हम न्यूक्लियर रिएक्शन रशिया के सामने आएगा और रशिया के लिए जस्टिफाइड होगा कि इस नॉन न्यूक्लियर कंट्री को भी जोहरी हथियार से जवाब दे। तो यही बात क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने इन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद रिपीट की गुज़िश्ता रोज की ब्रीफिंग के दौरान कि रशिया के सदर ने बता दिया था कि अगर इस तरह का कोई फैसला अमेरिका ने या फिर बरतानिया ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने कर लिया है तो फिर अगर इस तरह का कोई हमला रशिया के ऊपर रिपोर्ट होता है तो फिर हम एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री यानी कि यूक्रेन को भी जोहरी जवाब रशिया की जानिब से दिया जाएगा। अब ये जो वार्निंग सामने आई क्रेमलिन के तर्जमान की, इसको अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और इंटरनेशनल मीडिया भर गया है, आप निकाल कर देख सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज एक्सक्लूसिव के तौर पर चलाया जा रहा है कि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैकम से हमला किया। अब डिटेल्स ये हैं कि 6 अटैकम मिसाइल्स हमले जो हैं वो रशिया के ब्रियांस्क रीजन के ऊपर रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि हमने 5 को तो मार गिराया, लेकिन एक जो है उसने जाकर हिट किया है ग्राउंड को, लेकिन कोई कैजुअलिटी या फिर कोई बड़ा नुकसान, ये रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ये बता रहे हैं, ये आपने गौर से सुनना है कि उन्होंने कहा कि कोई कैजुअलिटी या कोई बड़ा नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। बहरहाल ये जो अटैकम मिसाइल्स के हमले हैं ये रशिया के ऊपर रिपोर्ट हुए हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान की स्टेटमेंट है, इससे 2 चीज़ें तो वाज़ेह होती हैं। अब दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना है। अब या तो ये वही रिएक्शन है कि जला दिया, राख कर दिया। आपको मालूम है कि जब भी नेटो ममालिक ने रशिया की कोई रेड लाइन क्रॉस की तो रशिया ने यही कहा कि हम जला देंगे, हम राख कर देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान की स्टेटमेंट से ये वाज़ेह है कि जला दिया, राख कर दिया, और जो अटैकम्स मिसाइल्स हैं उनको भी रशिया ने मार गिराया। या तो यहीं तक रशिया महदूद रहेगा और 20 जनवरी 2025 का इंतजार करेगा, सब्र करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, तो फिर वारे की डील जो है वो डोनाल्ड ट्रंप रशिया और यूक्रेन के दरमियान तय करवा देगा, या फिर इससे भी बढ़कर रशिया की जानिब से जिस तरह की वार्निंग व्लादिमीर पुतिन की जानिब से सामने आई कि अगर इस तरह का हमला रिपोर्ट हुआ तो हम जोहरी रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। लेकिन जो मैंने आपको क्लिप सुनवाया, वो क्लिप मैंने आपको इसीलिए सुनवाया कि उसमें अल्फाज पर अगर आप गौर करें तो रशिया के सदर ने कहा कि अगर मैसिव अटैक रिपोर्ट होता है तो ये 6 अटैकम हमले थे। इसके बाद मेरा ख्याल है कि रशिया की जानिब से कोई सख्त किस्म की वार्निंग सामने आएगी कि इससे आगे अगर तुम बढ़े तो फिर हम ये कर देंगे, हम फाइनल वार्निंग दे रहे हैं। इस तरह का कोई रद्द-ए-अमल मैं तो रशिया की जानिब से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बहरहाल यूक्रेन के सदर कोई इस तरह का रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। उन्होंने अपनी पार्लियामान से खिताब के दौरान ये कहा, उनकी बातों से ये जेस्चर जा रहा था कि रशिया कोई इस तरह की रिटेलिएशन रशिया की जानिब से सामने नहीं आएगी। हाँ, यूक्रेन के सदर ने कहा कि 1 लाख जो नॉर्थ कोरिया का फौजी है वो तैयारी कर रहा है फ्रंट लाइन्स के ऊपर आने की। तो इस तरह से रशिया इस जंग को आगे लेकर चलेगा। बाकी ये जो जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की वार्निंग्स हैं, इनको रशिया यूक्रेन के सदर के मुताबिक इंप्लीमेंट नहीं करेगा। लेकिन जहां तक ताल्लुक है यूरोप का, तो यूरोप बहुत डरा हुआ है
اور یورپ مکمل طور پر تیار بھی ہے ایک بڑی جنگ کے لیے، یا پھر رشیا کے ایک بڑے رد عمل کے؟ اسٹونیا کے فورن منسٹر نے یہ بیان جاری کیا۔ اسٹونیا کے فورن منسٹر نے کہا کہ یورپ کو اپنی فوجیں تیار رکھنی چاہیے، کسی بھی وقت ہمیں یوکرین کے اندر اپنی فوجیں اتار دینا ہوں گی، تاکہ پورے کے پورے یورپ کی سیکورٹی کا معاملہ ہے تو ہمیں اس چیز میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسٹونیا کے فورن منسٹر کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی جب یوکرین کا یہ میزائل حملہ رپورٹ ہوا۔ اب رشیا کے آفیشیل رد عمل کا یا پریکٹیکل رد عمل کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی 1 گھنٹہ قبل یہ جو سٹرائکس ہیں یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر رپورٹ ہونا سٹارٹ ہوئی ہیں، اور سب سے پہلے CNN نے رپورٹ کیا کہ یوکرین نے اٹیکمز چلا دیے ہیں۔ اب انتظار کیا جا رہا ہے، سب نظریں کرملن کے اوپر ہیں کہ رشیا کی جانب سے کیا کوئی وارننگز بھری سٹیٹمنٹ سامنے آئے گی، یا پھر پریکٹیکلی رشیا کی جانب سے کوئی جواب یوکرین کو دیا جائے گا۔ بہرحال ایک بڑی جنگ یورپ کے اوپر، ایک بڑی جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ نہ صرف یورپ بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہاں پر ایک بڑی جنگ سٹارٹ ہوتی ہے یوکرین یا پھر امریکہ اور نیٹو کے بلاک کی ان حرکتوں کی وجہ سے، تو یہ آگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ نیٹو کے چیف کی گفتگو یہ سن لیں، اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ان کے ارادے کیا ہیں۔ یہ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ The horrifying fact is this, that 4 countries are working together. And what is exactly the sort of psychology between them, I cannot always assess. But they are working together. China is helping Russia by sanctions circumvention, by delivering dual-use goods. North Korea with troops and massive weapon supplies into Russia. And again, Russia is paying for this. The fact that they have to pay with missile technology is really a threat to all of us, because North Korea will become more effective in its deterrence. And then Iran. I mean, Russia is paying for Iran's help with money. And that money is helping Iran's proxies in the Middle East, is making it easier for Iran to do what it is doing in the Middle East, but also beyond. So there is a global impact, and it means that the transatlantic, the Euro-Atlantic theater, but also the Indo-Pacific, we get more and more connected. Because what is happening here is now posing a threat to Japan, South Korea and the US. گفتگو آپ نے سنی نیٹو کے چیف مارک روتا کی۔ اب جو گفتگو میں نے آپ کو نہیں سنوائی نیٹو کے چیف کی، جو سٹارٹ میں انہوں نے بات کی، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نیٹو کے چیف نے یہ کہا جب ان سے پہلا سوال کیا گیا کہ رشیا جوہری ہتھیار چلا دے گا، ایک بڑی جنگ چھڑ جائے گی، تو آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ تو نیٹو کے چیف نے جواب دیا کہ ہم تو سٹارٹ سے اپنے ایلائز اور اپنے پارٹنرز کو یہی کہہ رہے تھے کہ یوکرین کو اگر آپ اسلحہ گولہ بارود پرووائیڈ کر رہے ہیں تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ یوکرین کو کھلی چھوٹ دے دینی چاہیے۔ تو اس بات سے نیٹو کے چیف نے ایک تو کنفرم کر دیا ان رپورٹس کو کہ یوکرین کو امریکہ کی جانب سے اجازت مل چکی ہے، اور پھر نیٹو کے چیف نے یہ کہا کہ رشیا کو ہرانے کا مطلب ہے کہ چائنا، نارتھ کوریا اور ایران کو شکست دینا، کیونکہ رشیا اور چائنا، نارتھ کوریا اور ایران یہ جو اتحاد ہے یہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہا ہے۔ نارتھ کوریا کو پیسے مل رہے ہیں رشیا سے، ایران کو پیسے مل رہے ہیں، تو ایران کی اکانومی جو ہے وہ اوپر کی جانب جا رہی ہے۔ ایران کے گروپس بہت زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر، اور بہت زیادہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں صہیونیوں اور ان کے اتحادیوں کو۔ تو ان چاروں کو شکست دینے کے لیے یہ جو نیٹو کا الائنس ہے یہ اس دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں بھی دھکیل سکتا ہے 20 جنوری 2025 سے قبل۔ نظر رکھیں گے، ڈیولپنگ سٹوری ہے، بہت امپورٹنٹ ڈیٹیلز آنے والے چند گھنٹوں میں سامنے آ سکتی ہیں۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔